नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज सबसे पहले हम बात करेंगे वाराणसी की, जहां वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेताओं का जमावड़ा लग गया है वाराणसी में। ऐसे खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता आसिफ बेग। लोकसभा की सबसे हार्ड सीट वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की जीत के लिए कैबिनेट मंत्रियों की फौज उतर पड़ी है। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कई जनसभा और रोड शो भी कर चुके हैं। यहां का चुनावी मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो चला है। विकास कार्यों के चलते यहां की जनता काफी गदगद भी नजर आ रही है। बता दें कि यूपी की वाराणसी सीट से तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में हैं। अधिक वोटों से जीत दर्ज कराने के लिए एक तरफ जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा लगातार कर चुके हैं, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही जैसे कई दिग्गज मंत्रियों ने यहां पर चुनावी जनसभा कर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगा। जगह जगह चुनाव प्रचार कर कैबिनेट मंत्रियों ने लोगों से अपील किया कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को और अधिक वोटों से जीत दर्ज करे। हालांकि जिस तरह से वाराणसी का चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है, यहाँ पर विकास कार्यों के चलते लोग भी काफी गदगद नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वाराणसी का नाम फेमस हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा है, लोग बाग अब यह भी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और अजय राय के बीच चुनावी मुकाबला जमीन और आसमान का है। फिलहाल जिस तरह से जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल जैसे दिग्गज पीएम नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सभा कर पीएम नरेंद्र मोदी को अधिक वोटों से और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बार अधिक वोटों से जीत सकते हैं। फिलहाल वाराणसी का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो चला है। अब लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से 2 बार सांसदीय जीत कर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का नाम किया और पीएम बनकर वाराणसी का विकास किया, तीसरी बार भी अब विकास की लकीर और लंबी हो जाएगी। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने साझा जनसभा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल पाठक। नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो और आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने वाराणसी में चुनावी जनसभा की है। चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है और एक तरह से ऐलान किया है सत्ता परिवर्तन का। अपने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए वाराणसी में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को विजयी बनाएं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, वाराणसी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में अंतरिम जमानत पर बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय चुनावी प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर है और उन्हें 2 जून को एक बार फिर से समर्पण करना है। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में
अपनी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने के लेकर के एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधित हवाला दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जब तुरंत सुनवाई की मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को लेकर के सीजीआई को विशेष तौर पर लेटर भेजा। लिहाजा फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में आखिरकार कब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अवधि में 7 दिन की जो अवधि है उसकी मांग की है कि उन्हें कुछ जांच करवाने हैं, जिसके लिए 7 दिन का समय लग सकता है और इसीलिए वो उनकी जो अंतिम जमानत है वो 7 दिन के लिए बढ़ाई जाए। खैर देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई आखिरकार कब तक होती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं बलिया में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। चुनाव 2024 चल रहा है और देखा जाए तो बलिया में अंतिम चरण में है। 1 जून को यहाँ पर मतदान होगा और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो बलिया में जो कुछ राजनीतिक हलचल है वो बढ़ गई है, जहाँ पर कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो है कद्दावर नेता पूर्व मंत्री नारद राय ने गलबा दे दिया है। साफ तौर पे उनका कहना कि जो अखिलेश यादव 26 तारीख को बलिया लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे थे कटरिया गांव में, जहां पर मंच से उनका नहीं लिया था और नाम नहीं लेने को लेकर के वो अपने को अपमानित महसूस कर रहे, जहां पर उन्होंने देर शाम जो है कार्यकर्ताओं की बुला करके और वहां पर इस्तीफा दे दिया, घोषणा कर दिया कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की साइकिल अब पंचर हो चुकी है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर चुनाव मैदान में हैं, जहाँ बीजेपी ने उनको अपना टिकट देकर के मैदान में उतारा है। वहीं पे सनातन पांडे को गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन अगर इस कड़ी में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस समय अगर नारद राय अगर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं तो इससे कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, यह तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक यहाँ पर सरगर्मी तेज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कल जो है देर शाम जो है नारद राय ने कार्यकर्ताओं का मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में जय श्री राम का नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि अगर आज हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह अगर जिंदा होते तो यह नौबत नहीं आती, क्योंकि हमारे वो राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने ही मुझे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन वहीं पर उन्होंने अखिलेश को कहा कि अखिलेश जो है किसी न किसी के साजिश के तौर पे इस तरह का जो है वो काम कर रहे हैं और साजिश कौन कर रहा है यहाँ पे उसको भी लेकर के उन्होंने कहा कि जो इस समय फेफना विधानसभा से जो विधायक हैं और वर्तमान समय में जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह यादव, सीधे सीधे उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी साजिश से ये सारा कुछ खेल हो रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो नारद राय जो है जा कर के वाराणसी में अमित शाह से मुलाकात भी किए हैं, तो ये अगर देखा जाए तो जल्द ही जो है उनकी भारतीय जनता पार्टी के घर में वापसी होने वाली है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि वहीं पे नीरज शेखर ने भी इसको कहा कि 40 से 45 साल उन्होंने समाजवादी पार्टी में उन्होंने सेवा किया है, लेकिन उनको वहाँ पे सम्मान नहीं मिला। उनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी है। लेकिन अगर वहीं सनातन पांडे से बात किया गया तो सनातन पांडे ने कहा कि नारद राय के जाने से कोई समाजवादी पार्टी के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं चुनाव बलिया से जीत रहा हूँ। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं सीतापुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल पर कोर्ट का फैसला आ गया है। क्या है कोर्ट का फैसला, बता रहे हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को 16 साल पुराने एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले उनको दोषी करार दिया गया था, लेकिन जो सजा का आदेश था उसको सुरक्षित रख लिया गया था। आज कोर्ट ने उसको जारी किया है और राधेश्याम जायसवाल को 2 साल की सजा सुनाई गई है। 2008 में बसपा सरकार में समाजवादी पार्टी से विधायक राधेश्याम जायसवाल ने नगर पालिका की तरफ से लालबाग बाजार में हटाए जा रहे अतिक्रमण का विरोध किया था और वहां पर जेसीबी को नुकसान पहुंचाया था और उस समय के तत्कालीन ईओ
जो थे नगर पालिका के, उन्होंने सदर कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की बात कही गई थी। और पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया था। और अब एमपीएमएलए कोर्ट में लगातार चले इस मुकदमे में 16 साल के बाद अब राधेश्याम जायसवाल को जो है वो दोषी करार दिया गया है और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। राधेश्याम जायसवाल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर हैं। 4 बार सीतापुर सदर से वो विधायक रह चुके हैं, नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं और इसके अलावा पारिवारिक दृष्टि से भी अगर देखें तो उनकी बहू नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। तो एक बड़े नेता के तौर पर हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे चहेते और भरोसेमंद चेहरों में से एक राधेश्याम जायसवाल को माना जाता है। कैमरामैन राहुल के साथ पीएम पार्टी इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार अगला लक्ष्य तैयार करने में लग गई है। क्या है वो अगला लक्ष्य, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फील्ड में जाकर दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा के बाद आज प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी ऋषिकेश से पहुंची थी और वहां पर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। कोशिश यही है प्रशासन की कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए उन निर्देशों का अच्छा सा पालन हो और धरातल पर यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा जो यात्रियों का बैकलॉग बचा हुआ था, यहाँ पर जो पूर्व की तिथियों में यहाँ पर आ चुके थे और उनका रजिस्ट्रेशन आगामी तिथियों का था, उनको भी समाप्त करने का काम है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यानी रोजाना अतिरिक्त संख्या में यात्रियों को और धामों की तरफ रवाना किया जा रहा है ताकि जो बैकलॉग है वो भी समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही जो मौतें लगातार श्रद्धालुओं की हो रही है धामों में यात्रा मार्गों पर, उनको भी कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। कोशिश यही है प्रशासन और सरकार की कि उत्तराखंड में आने वाले हर यात्री की यात्रा सुगम हो सके, सरल हो सके और जो उसका लक्ष्य है उत्तराखंड का जातित्व देव सरकार का जो भाव है वो पूरी तरीके से सफल हो सके। लगातार सरकार उसी दिशा में जुटती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों का अक्सर सब पालन भी होने लगा है। कैमरामैन अतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। वहीं लखनऊ में लोगों ने पावर हाउस का घेराव किया है। क्यों किया था पावर हाउस का घेराव, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। राजधानी लखनऊ में बिजली की अघोषित कटौती से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने पावर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ भी किया। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो सका। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले कई दिनों से बिजली का संकट गहरा गया है। अघोषित विद्युत कटौती से नाराज लोग सड़क पर उतर आए और पावर हाउस का घेराव कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पावर हाउस में घुसकर जेई का कंप्यूटर और अन्य सामान तोड़ डाला। सूचना पर पुलिस पहुंची, तब जाकर कहीं मामला शांत हो सका। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से लगातार बेवजह बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को काफी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है और मामला उस समय और भी अशांत हो गया जब यह लोगों को पता चला कि मामले में जेई की तरफ से एफआईआर होने वाली है। लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने और अधिकारियों के विद्युत व्यवस्था सुधार किए जाने के आश्वासन पर मामला शांत हो सका। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में भीषण गर्मी से जनता का हाल बेहाल हो गया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। लगातार गर्मी का सितम ढा रहा है। बता दें कि दिल्ली के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है इस समय 48.8 से अधिक पहुंचा है। कल का भी टेम्परेचर 48 था, आज भी 47 से 48 के आसपास है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि लगातार कहीं न 31 मई तक इसी तरह दिल्ली के अंदर गर्मी का प्रकोप चढ़ता रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने लगातार कहा कि लोगों को अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर और सर पर कपड़ा आप जरूर रखें, क्योंकि ऐसे में लू चल रही है। लू के कारण कई बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के सांस जो बुजुर्ग हैं उनको और बच्चों को लेकर के काफ़ी सतर्क रखना होगा। लेकिन लगातार दिल्ली की जो व्यवस्था देखें तो जिस तरह से तेज़ हवाएँ चल रही हैं, गर्म हवाएँ चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जल जलाने की बात आ रही है, पूरा तपने की बात होती है। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा आखिरकार दिल्ली के अंदर जो गर्मी है वो कब तक शांत होगी और कब तक दिल्ली के अंदर मौसम पहुंचेगा। लेकिन अनुमान है कि लगातार कहीं ना कहीं जून 15 से 20 जून तक
दिल्ली में मानसून आने की संभावना है, लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में दिल्ली वासियों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिल्ली से अजय चौहान। तो वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। एक और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। वहीं बात करें राजस्थान के सरहदी जिलों की, तो वहां तापमान आज भी 50 डिग्री के पार रहा और साथ ही राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में प्रशासन की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि ये गर्मी 4 जून तक जरूर सताएगी। 4 जून के बाद ये माना जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से कहीं ना कहीं राहत की खबर आने को है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार इन गर्मी के बीच जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराता जा रहा है। राजधानी जयपुर समेत हम पूरे राजस्थान की बात करें तो अब तक तकरीबन 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से जो कोशिशें की जा रही है वो काफी साबित नहीं हो रही है। हालांकि बिजली कटौती, पानी की समस्या, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों में आक्रोश है, कई जगह विरोध है। लेकिन इस बढ़ती गर्मी के साथ साथ इस 10 दशक की बात हम कर ले तो लगातार बढ़ती गर्मी ने कहीं न कहीं अब सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो वहीं कोरबा में आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव के लोगों को गर्मी से पानी नसीब हुआ है। ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोहिल केतवई। से 22 किलोमीटर दूर कटघोरा और कटघोरा नगर पालिका से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है, नगर पालिका का एक गांव है, महेशपुर वार्ड। आप माने या ना माने, लेकिन ये सही है कि इस भरी गर्मी में और आजादी के 75 साल बाद भी इस वार्ड के लोगों के पीने का पानी नहीं मिलता और हर साल गर्मी में यहाँ की महिलाएं गांव से आधा किलोमीटर दूर एक कुएं के पास जाती हैं, जो सड़क पार करके उनको जाना पड़ता है और वहां से वो पीने का पानी लाती हैं, निस्तार का पानी लाती हैं। आज के दिन पर अगर ऐसी का बात कही जाए कि 75 साल बाद भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो यकीनन जन प्रतिनिधियों के ऊपर तरस आती है और हुआ भी यही। इंडिया वॉइस की टीम जब इस गांव में पहुंची तो वहां के लोगों को, वहां की औरतों को ऐसा लगा कि कोई पत्रकार आ गया है इंडिया वॉइस का जो हमारी इन समस्याओं को दूर कर देगा। लेकिन उनको क्या मालूम है कि इंडिया वॉइस का काम है जनता की खबर को सरकार तक पहुंचाना और समस्या को दूर करने का काम सरकार के जन प्रतिनिधियों का है, जो हर 5 साल बाद वोट मांगने आते हैं। और यह आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं कुएं से पानी लेने के लिए गांव से, वार्ड से आधा किलोमीटर दूर जाती हैं, उन्हें सड़क पार करके आना पड़ता है, तब जाकर के उन्हें पानी नसीब होता है। यकीनन ये खबर छोटी हो सकती है उन नेताओं के लिए जो इस ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन मूलभूत समस्याओं की बात करें तो पानी की यह समस्या यकीनन बहुत बड़ी है। अगर आप सोचें आजादी के 75 साल बाद भी पानी नसीब नहीं होता तो यकीनन विश्वास नहीं होता। इस बारे में एक शेर याद आता है, तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से सुहेल कितवा। तो वहीं प्रयागराज में शाही ईदगाह को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद में सुनवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शोएब रिजवी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। दरअसल पिछली तारीखों से लगातार इस पर सुनवाई हो रही है, जहां हिंदू पक्ष अपनी तमाम दलीलों के जरिए अपने दावे पेश कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष जो है वर्शिप एक्ट के जरिए इसकी पोस्टरीता पर सवाल उठा रहा है। 18 अलग अलग याचिकाएं हैं जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इसमें जो मुख्य बिंदु है कि ये याचिकाएं
पोस्टरी हैं या नहीं है, इसी बिंदु पर दोनों तरफ से दलीलें पेश की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें पेश की थी, हिंदू पक्ष भी अपनी लगातार दलीलें पेश कर रहा। आज की सुनवाई में भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी, इसके जवाब में हिंदू पक्ष की दलीलें पेश की गई। अब इस मामले में 30 मई को फिर सुनवाई होगी। आगे की सुनवाई उम्मीद की जा रही कि अब सुनवाई अपने अंतिम दौर में है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फ़ैसला करता है इसका ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पिछली तारीखों पर लगातार इस पर सुनवाई हो रही है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 30 तारीख को इस पर जो सुनवाई होगी उसके बाद कोर्ट हो सकता है कि जल्द ही इस पर अपना फैसला सुनाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों अपने अपने दावे और अपनी दलीलें पेश करें। आज की सुनवाई में भी यही हुआ और अब इस मामले में 30 मई को एक बार फिर सुनवाई होगी। शोएब इंडिया वाइज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को नोटिस मिला है। क्या है पूरा मामला और नोटिस क्यों मिला है, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली सरकार में शासित आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को कोर्ट की तरफ से विशेष नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के मुताबिक आतिशी को कोर्ट में 29 जून को पेश होने को कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता द्वारा आतिशी पर मानहानि का दावा ठोका गया है और उस मानहानि के केस में ही कोर्ट ने 29 जून को आतिशी को पेश होने को कहा है। दरअसल भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से आतिशी ने आम आदमी पार्टी को लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का जो आरोप भाजपा पर लगाया है, उसको लेकर के भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का केस किया था और इसी को लेकर के कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को 29 जून को पेश होने को कहा है। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक के बाद एक मुश्किलें फिलहाल लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक और नया मामला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। खैर, अब देखना यह होगा जब 29 जून को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कोर्ट में पेश होती है तो उनके लिए क्या नई मुसीबत सामने आती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आज सुबह 5:40 इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बता दिल्ली से बनारस के लिए टेक ऑफ करनी थी, लेकिन जैसे ही फ्लाइट उड़ने की कगार पर थी उसी समय एक धमकी मिली, लेकिन वहीं पर रनवे पर वो फ्लाइट को रोक दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब जांच की गई तो उस फ्लाइट के अंदर कुछ नहीं मिला। बता दें कि लगातार कहीं न कहीं इस समय एजेंसियां जांच पर हैं। आखिरकार ये धमकी देने वाली मेल कहां से आई है, यानी कहीं न कहीं लगातार पहले भी इस तरह की धमकियां कई बार आई थी कि आखिरकार ये धमकी क्यों आ रही हैं। अब सवाल बनता है कि सरकार और इंडिगो फ्लाइट कंपनी की तरफ से जिस तरह मेल भेजी गई थी कि आखिरकार ये मामला क्या है, जब जांच पर पता चला तो वहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन बता दें जिस तरह से यात्रियाँ परेशान हुए थे, जो सुबह सुबह अपने जाते हैं, वर्किंग के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, ऐसे में उन सभी को यात्रियों को रनवे पर जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी उसी समय उनको उतार लिया गया था। बता दें जांच में कुछ नहीं मिला। देखना भी होगा आखिरकार एजेंसियाँ क्या क्या इसमें ढूंढती है और कहाँ से मेल आई है और क्या अभी तक जांच हो रही है। देखना यही होगा आखिरकार इस तरह की धमकी बार बार क्यों मिल रही है। दिल्ली से अजय चौहान। तो वहीं महोबा में सीएचसी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक नवाज। हीट स्ट्रोक के चलते एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। ट्रक चालक के परिजनों ने यह आरोप भी लगाया है कि इलाज न मिलने के अभाव के कारण करीब 1 से 1.5 घंटा ट्रक चालक वहीं अस्पताल पर तड़पता रहा और एम्बुलेंस देरी से आने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं 45 डिग्री के ऊपर यहां का तापमान है और जिसके चलते हीट स्ट्रोक के चलते व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं फतेहपुर से महोबा के कबरई वह अपना माल भरने ट्रक के लिए आ रहा था और तभी मटौन के पास उसकी तबीयत खराब हुई और जहां पर कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। बुंदेलखंड के महोबा में लगातार भीषण गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर हीट स्ट्रोक पड़ रहा है और वहीं शासन और प्रशासन के द्वारा लू और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तमाम बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस।
तो वहीं अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर आईटी विभाग ने छापा मारा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। सीएल गुप्ता फैक्ट्री में आईटी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के टैक्स चोरी के मामले में ये छापेमारी की गई। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगातार यह है छापेमारी कार्रवाई जारी रही थी, जिसके बाद अमरोहा प्रशासन और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में यहाँ कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की गई है। वहीं पूरा मामला डिडोली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित सीएल गुप्ता फैक्ट्री का है, जहां पर करोड़ों के टैक्स चोरी के मामले में आईटी विभाग की टीम ने यहां पर छापेमारी की है, जहां पर सुबह से ही छापेमारी की थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी की गई है। वहीं आईटी विभाग के अधिकारियों ने सीएल गुप्ता कर्मचारियों के सभी फ़ोन जब्त कर लिए, जिसके बाद वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी। वहीं बताया जा रहा है कि सीएल गुप्ता फैक्ट्री लगातार विवादों में रही है। इससे पहले भी सीएल गुप्ता फैक्ट्री को जो प्रदूषण विभाग है उसने जुर्माना लगाया था, लगभग करोड़ों रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगा था, जो कागजात पूरे उनके नहीं हो पाए थे, जिसके चलते यहाँ पर अब आईटी विभाग ने करोड़ों के टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की है। छापेमारी के बाद वहाँ पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।